The velocity of water in a river is 5 meter per second near the surface. If the river is 10 meter deep, find the stress, shearing stress between the horizontal layers of water. Coefficient of viscosity of water is 10 to the power minus 2 poise. संस्कार का रहा है बॉम्बे। यहाँ हमको क्या निकालना है? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस में बताया है ना, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है? माइनस ईटा ए डीवी बाई डी वाई। ये होता है फोर्स, विस्कस फोर्स बिटवीन द टू लेयर्स। स्ट्रेस क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन एरिया है ना। फोर्स का फॉर्मूला हमने देखा था माइनस ईटा ए डीवी बाय डी वाई। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा? ईटा ए डीवी बाय डी वाई। यहाँ से एफ कितना है? तो एफ बाई ए मतलब स्ट्रेस कितना हो जाएगा? ईटा डीवी बाय डी वाई। ये हो जाएगा शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस हो जाएगा तो ईटा कितना है? देखो ये 10 पर माइनस 2 पॉइज है। पॉइज को डेका पॉइज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 10, तो 10 के पावर माइनस 2 बाई 10। अब ये क्या बन गया? डेका पॉइज इंटू डीवी बाई डी वाई। डीवी बाई डी वाई में रिवर की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है सरफेस पे। सरफेस पे वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड और बेड में वेलोसिटी क्या लेंगे? 0 लेंगे। बेड में वेलोसिटी 0 लेंगे और डेप्थ कितनी रिवर की? 10 मीटर। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? 5 बाई 10 कितना आ जाएगा? फोर्स बाई एरिया। ये आ गया 10 की पावर माइनस 3 डेका पॉइस इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। डिफरेंस इन वेलोसिटी 5 माइनस 0 दैट इज 5 अपॉन वर्टिकल डिस्टेंस 10। कितना आ जाएगा बेटा? 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दैट इज 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 न्यूटन। 5 इंटू 10 पावर माइनस 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? अ मेटल बॉल B1 ब्रैकेट में डेंसिटी 3.2 ग्राम पर सीसी इज ड्रॉप्ड इन वाटर व्हाइल अनदर मेटल बॉल B2 डेंसिटी 6 gram per cc is dropped in a liquid of density 1.6 gram per cc. Full stop. If both the balls have the same diameter and attain the same terminal velocity, the ratio of viscosity of water to that of liquid is. चलिए बनाएंगे। ऑप्शन दिया आपको 2, 0.5, 4 एंड 1, है ना बेटा। दो मेटल बॉल है अलग अलग। एक मेटल बॉल है B1, इसको ड्रॉप किया, है ना। इसका रेडियस है मान लो R और इसको ड्रॉप किया इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी इन वाटर, है ना। ये B1 है, इसको ड्रॉप किया वाटर में। मान लो वाटर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा W और यहाँ पर इसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड किया VT। ठीक। अब ये बॉल है, बॉल की कुछ डेंसिटी है ना। डेंसिटी ऑफ बॉल है, डेंसिटी ऑफ दिस बॉल इज रो B1 सपोज। डेंसिटी ऑफ दिस बॉल इज रो B1 एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज सपोज रो W। डेंसिटी ऑफ वाटर इज सपोज रो W। ठीक। अब दूसरी बॉल है B2। B2 को, है ना, दूसरी बॉल है B2। B2 का भी रेडियस सेम है क्योंकि डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस भी सेम होगा। और B2 को ड्रॉप किया इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1.6 ग्राम पर सीसी, है ना। सपोज इसकी डेंसिटी है रो B2। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो 2 मान लो। इसकी डेंसिटी कितनी है? रो 2। सॉरी, इसकी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रो 2 है और इसकी डेंसिटी है रो। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैं बार बार रो बोल रहा हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा 2 है और डेंसिटी है मान लो रो 2। डेंसिटी है मान लो रो 2। इसने भी टर्मिनल वेलोसिटी कितनी अटेंड किया? VT। दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों ने सेम टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड किया, तो टर्मिनल वेलोसिटी दोनों ने सेम अटेंड किया, है ना। अब टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बेटा? 2/9 R square G by eta डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये हो जा रहा है डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस
ठीक, अब कांस्टेंट क्या क्या है दोनों के लिए देखो, 2/9 VT R स्क्वायर, ये कांस्टेंट और G भी कांस्टेंट है। बचा क्या, वेरिएबल क्या है दोनों केस में, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अलग है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अलग है, ईटा निकालना है तो ईटा भी अलग अलग होगा, ईटा का रेशियो निकालना है। कांस्टेंट क्या क्या है दोनों के लिए, टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 R स्क्वायर G, ये सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से ईटा विल बी प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये आ जाएगा फॉर्मूला हमारा मेन। ईटा विल बी प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। क्यों, बाकी सारी चीजें दोनों के लिए कॉमन है। अब हमको क्या है, किसका रेशियो निकालना है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर टू दैट ऑफ लिक्विड। सो विस्कोसिटी ऑफ वाटर टू विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जिसको हम ईटा 2 से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन केस ऑफ वाटर, वाटर के केस में सॉलिड की डेंसिटी रो b1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि लिक्विड यहाँ कौन है, वाटर, अपॉन इस लिक्विड के केस में डेंसिटी में क्या लिया, रो2 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। इस केस में हमने लिया डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड सब्सटेंस, इसको जो है रो2 से डिनोट किए अपन, है ना, या रो b2 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो2, ये हो जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ये रेशियो आ गया, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ बॉडी व्हिच इज ड्रॉप्ड इन वाटर, दैट इज b1, कितना है बेटा, 3.2 ग्राम पर सीसी, यूनिट चेंज मत करो, 3.2 ग्राम पर सीसी रहने दो, माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है सीजीएस सिस्टम में, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होगा 1 ग्राम पर सीसी, एसआई सिस्टम में क्या होता है 1000 केजी पर मीटर क्यूब, तो 1 ग्राम पर सीसी, तो 1 रख दो यहाँ पर, अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा डेंसिटी ऑफ सॉलिड इन दिस सेकंड केस, सॉलिड सेकंड केस में डेंसिटी क्या है 6 ग्राम माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सेकंड केस में लिक्विड की डेंसिटी कितनी है 1.6, तो यहाँ से coefficient of viscosity of water upon coefficient of viscosity of liquid will be 3.2 minus 1 is 2.2 upon 4.4, यह आ जा रहा है 0.5 या फिर 1/2, आंसर आएगा 0.5। क्लियर हो रहा है बेटा सबको ये? Yes. A space 2.5 centimeter wide between two large plane surfaces is filled with oil. Force required to drag a very thin plate of area 0.5 meter square just midway the surfaces at the speed of 0.5 meter per second is 1 Newton. The coefficient of viscosity in kg second meter per meter square is 5 into 10 की power minus 2, 2.5 into 10 की power minus 2, 1 into 10 to the power minus 2, and the last is 7.5 into 10 to the power minus 2. Sir, option A. इसको है ना, देखो ये जो है, ये इतना जो स्पेस है 2.5 सेंटीमीटर का, इसमें पूरा ऑयल भरा हुआ है, ठीक। अब ये जो प्लेट है इसको एक कांस्टेंट वेलोसिटी 0.5 मीटर पर सेकंड से चलाने में कितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 1 न्यूटन की, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने में 1 न्यूटन की फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब ये फोर्स किसके अगेंस्ट ये फोर्स किसके अगेंस्ट लग रही है, विस्कस फोर्स के अगेंस्ट। अब इस लेयर के ऊपर भी एक लेयर होगी और नीचे भी एक लेयर होगी, ऊपर वाली लेयर भी इसके मोशन को अपोज करेगी, नीचे वाली लेयर भी इसके मोशन को अपोज करेगी, तो इधर ऊपर में भी एक विस्कस फोर्स लगेगा और नीचे में भी एक विस्कस फोर्स लगेगा, ऊपर और नीचे दोनों में क्या लगेगी, एक विस्कस फोर्स। और विस्कस फोर्स क्या होगी, दोनों जो विस्कस फोर्स लगेगी वो क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, ईटा ऑफ द लिक्विड, एरिया ऑफ कांटेक्ट और वेलोसिटी ग्रेडियंट, वो सब सिमिलर है ऊपर और नीचे। तुम्हारा तो बॉम्बे आया अभी। ये जो थिन मेटल प्लेट है इस पे
है ना, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाने के लिए 1 न्यूटन की फोर्स लग रही है, ठीक। अब फोर्स लगने के बावजूद भी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, इसका मतलब जरूर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्सेस है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रही है। अदरवाइज अगर सिर्फ यही फोर्स लगती तो ये तो एक्सेलरेट करता, लेकिन ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब इस फोर्स का जरूर कोई अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस फोर्स के अगेंस्ट। या ऐसा भी बोलो कि ये फोर्स किसी अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स को बैलेंस कर रही है ना। अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? अब इसका सरफेस ऐसा है बेटा, है ना, अब इसका सरफेस देखो ऐसा है, ये ऐसा है इसका। अब इसके ऊपर में भी लेयर है और नीचे में भी लेयर है, तो ऊपर वाली लेयर भी इसके मोशन को अपोज करेगी और नीचे वाली लेयर भी इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी। तो इस पे दो विस्कस फोर्स लगेगा, एक ऊपर वाली लेयर लगाएगी और दूसरी नीचे वाली लेयर लगाएगी। दोनों सेम फोर्स लगाएगी क्योंकि विस्कस फोर्स ईटा पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है और डीवी पे, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ये तीनों चीजें दोनों लेयर के लिए सेम होंगी। तो हम क्या बोल सकते हैं? दैट अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ विस्कस फोर्स। ये बोल सकते हैं हम, अप्लाइड फोर्स इज 2 टाइम्स ऑफ विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स इज अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय 2। ये हो जाएगा, देखो विस्कस फोर्स क्या हो जाएगा? अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय 2। और विस्कस फोर्स क्या होता है? ये होता है ना, विस्कस फोर्स क्या होता है? ईटा ए डीवी बाय डी वाई। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? विस्कस फोर्स विच इज इक्वल टू एफ बाई 2, ठीक है। तो विस्कस फोर्स होता है ये, तो एफ बाई 2 इक्वल्स टू ईटा ए डीवी बाय डी वाई, ये लिख सकते हैं हम। विस्कस फोर्स की जगह एफ बाई 2, व्हाट इज एफ? अप्लाइड फोर्स। ये फोर्स जो लग रही थी, जो जिसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 1 न्यूटन, इट इज इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डी वाई। बस यहाँ से हम क्या निकालेंगे? ईटा निकालेंगे, वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से आसानी से फिर ईटा निकल जाए। तो यहाँ से क्या हो गया देखो, पहले अब हमको क्या क्या वैल्यूज पता है? हमको ईटा निकालना है, फोर्स की वैल्यू पता है 1 न्यूटन, हमको एरिया पता है 0.5, वेलोसिटी ग्रेडियंट देख लेते हैं पहले, वेलोसिटी ग्रेडियंट देख लेते हैं। जस्ट मिडवे इसकी स्पीड कितनी होगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक। मतलब यहाँ जो पानी है उसकी स्पीड कितनी होगी? 0.5, ठीक। अगर हमको किसी दो लेयर के बीच की वेलोसिटी का डिफरेंस पता है और दो लेयर के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस पता है, तो हम वेलोसिटी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0.5, ठीक। यहाँ ये भी बेड है और ये भी बेड है बेटा, ये भी बेड है, ये भी बेड है, ठीक है। बेड मतलब जिसके साथ फ्लूइड रेस्ट में, ठीक है, जिसके साथ फ्लूइड कांटेक्ट में, तो ये भी बेड होगा, ये भी बेड होगा, यहाँ दो बेड होंगे। तो यहाँ भी वेलोसिटी 0, यहाँ भी वेलोसिटी 0, तो यहाँ वेलोसिटी क्या लेंगे? 0। ये डिस्टेंस लेंगे आप, अब ये पूरा डिस्टेंस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, ये पूरा डिस्टेंस आप नहीं लोगे, ये डिस्टेंस लो। तो यहाँ 0.5 अपॉन 0, तो 0.5 माइनस 0 अपॉन 1.25, ये आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। कितना आएगा? डीवी बाई डी वाई 0.5 माइनस 0 अपॉन 1.25, 0.5 माइनस 0 अपॉन 1.25। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है सेंटीमीटर में है ना, और स्पीड हमने लिया है मीटर पर सेकंड में, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो सेंटीमीटर है इसको मीटर में, तो इंटू 10 की पावर -2। तो डीवी बाई डी वाई क्या हो जाएगा? -2 ऊपर जाएगा, -2 हो गया 100, 100 इंटू 0.5 कितना होगा? 50 अपॉन 1.25। ये क्या आ गया हमारा? वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। बस अब इसको वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? डाउट है ना? द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड ड्यू टू विच इट्स फ्री सरफेस टेंड्स टू हैव minimum surface area and behaves like a stressed elastic membrane is called surface tension, है ना। मतलब लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण लिक्विड क्या चाह रही है कि उसका सरफेस एरिया कम से कम हो जाए। लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करना चाह रहा है, और कौन सा सरफेस एरिया? फ्री सरफेस एरिया, ठीक। और इसके अलावा जो लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा? स्ट्रेच, खींची हुई मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर रहा है।
इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। तो दो चीजें हमको ध्यान रखना है कि सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है, मतलब सरफेस एरिया अपने आप खुद से कम हो मतलब सरफेस एरिया क्या होना चाह रहा है, उसकी टेंडेंसी क्या है, मिनिमाइज होने की। मतलब जो सरफेस में जो लिक्विड है वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, नीचे जाना चाह रहे हैं। अगर उनको जगह मिलेगी थोड़ी सी भी तो वो कहाँ चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। मतलब सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, नीचे जाना चाह रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है। तो किस प्रॉपर्टी के कारण लिक्विड का सरफेस जो है, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है वो अपने सरफेस एरिया को कम करना चाह रहा है ड्यू टू प्रॉपर्टी नोन है सरफेस टेंशन। इसके अलावा जो इसका फ्री सरफेस है ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह। स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन हर तरफ से खींचती है, मतलब खींची हुई रहती है, तनी हुई रहती है, स्ट्रेस्ड रहती है। तो इसी कारण अगर आप लिक्विड के सरफेस में अगर आप जैसे मैं एक लाइट थ्रेड को हल्का सा रख दूं तो थ्रेड को दोनों तरफ से लिक्विड जो है खींचेगा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। थ्रेड को दोनों तरफ से क्या करेगा, लिक्विड खींचेगा अपनी तरफ से, है ना। थ्रेड के इधर साइड वाले लिक्विड मॉलिक्यूल्स उसको अपनी तरफ खींचेंगे, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में कंटिन्यूअसली जो भी है ना एक दूसरे पे खींचातानी कर रहे हैं, है ना, खींच रहे हैं एक दूसरे को अपनी तरफ। तो अगर मैं यहाँ पर एक धागा रख दूं तो इस धागे को इधर वाले मॉलिक्यूल्स जो है वो भी खींचेंगे और इधर वाले मॉलिक्यूल्स भी अपनी तरफ खींचेंगे। खींचेंगे मतलब क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अब ऑब्वियसली ये फोर्स दोनों साइड क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों साइड मॉलिक्यूल्स बराबर है। तो फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी और धागा जो है अपनी जगह ऐसे ही पड़ा रहेगा, है ना। जैसे मैं और एक धागा लूं, ऐसा देखो, ये ऐसा धागा ले लूं ऐसा, है ना। तो यहाँ ये कहाँ रखा हूँ बेटा, मैं सरफेस में ऊपर से देख रहा हूँ मैं। ऐसा पानी लिया, पानी के ऊपर मैं ऐसा धागा को रखा, ऊपर से देख रहा हूँ तो मुझे ऊपर से धागा ऐसा दिख रहा है। तो पानी के मॉलिक्यूल हर तरफ से इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, क्योंकि वो स्ट्रेस्ड कंडीशन में है ड्यू टू सरफेस टेंशन। खींचातानी चल रही है सरफेस पे ड्यू टू सरफेस टेंशन, है ना। तो सरफेस टेंशन के कारण फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर लेगी और इसका शेप ऐसे ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही अगर मैं धागे को किसी सोप सॉल्यूशन में डुबा दूं और उसको ऐसा ऊपर उठा दूं तो सोप की पतली सी लेयर बन जाती बीच में, है ना। मतलब इसको मैं सोप सॉल्यूशन में रख दिया, सोप की लेयर अगर बन जाए, या चलो एक फ्रेम ले लिया मैं, एक फ्रेम लिया, एक फ्रेम को मैंने सोप सॉल्यूशन में डुबाया, फ्रेम बीच से हॉलो है। फ्रेम मतलब किसका बना है, ये चारों तरफ से मान लो वुडन वर्क है, ये स्टील का वर्क है, ये चारों तरफ से क्लोज्ड है ना। या मान लो ये वायर है, वायर जो है ये रेक्टेंगुलर शेप्ड वायर है। अब इसको मैं सोप सॉल्यूशन में डुबाया और उसको ऊपर लेके आया, सोप सॉल्यूशन से जब मैं इसको निकालूंगा तो यहाँ पर जो है एक पतली सी लेयर बन जाएगी, किसकी, सोप सॉल्यूशन की, है ना। कई बार आप देखते हो पतली सी लेयर बन जाती है जो चमकीली रहती है। तो उसके ऊपर में अगर मैं इसको रख दूं, धागे को रख दूं, तो धागा ऐसा रेस्ट में ही रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा, जैसा रखूंगा एकदम जेंटली रखूंगा धीरे से तो धागा ऐसे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी सरफेस टेंशन क्रिएट होगा, हर तरफ से फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देगी, बैलेंस कर देगी, है ना। एक पतली सी फिल्म बन गई है, बहुत थिन फिल्म बनी है। इस थिन फिल्म में मैं बहुत ही लाइट वेट धागे को ऐसे रखूंगा तो ये इसी शेप में रहेगा। अब अगर मान लो बीच से मैं इसको प्रिक कर दिया, बीच से मैं अगर इसको होल करूंगा तो क्या होगा बेटा, अगर मैं इसको बीच से होल करूंगा तो फूट जाएगा। अगर मैं इस पे यहाँ बीच से इसको फोड़ दूंगा तो क्या होगा, सर थ्रेड धागा गोल हो जाएगा। सर धागा तब तब फोर्सेस क्या हो जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी, क्योंकि अंदर की फोर्सेस नहीं होंगी फिर, क्योंकि ये फूट गया ये वाला एरिया। तो यहाँ पर अंदर में सोप सॉल्यूशन नहीं है, अंदर की फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो गई, सिर्फ कौन सी फोर्सेस बची, बाहर की फोर्सेस। तो इसके कारण धागा जो है वो
फैलेगा और कौन सा शेप ले लेगा, सर्कुलर। कौन सा शेप ले लेगा, सर्कुलर। तो अगर बीच से आप प्रिक करोगे इसको तो फोर्सेस क्या होंगी, अनबैलेंस्ड होंगी। बस जो बाहर में लग रही थी फोर्सेस वही बच गई, फोर्सेस इसको खींचने की पूरा खींचेगी अपनी तरफ। तो ये मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है, तो सर्कुलर शेप ले सकता है। तो ये कौन सा शेप हो जाएगा, इसका शेप क्या हो जाएगा, सर्कुलर। तो इससे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं किसको, सरफेस टेंशन को। इस धागे को दोनों साइड से, हर तरफ से फोर्सेस लग रही हैं, इसको खींच रही हैं अपने तरफ से, है ना। इस धागे का ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इधर भी फोर्स है, राइट साइड भी फोर्स लग रही है, लेफ्ट साइड भी फोर्स लग रही। तो जब इसको ऐसे ही रखोगे, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा इसको रखोगे ऊपर में सोप सॉल्यूशन में, तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ही रहेगा, ये ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर ले रही है, बैलेंस कर ले रही है। फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। लेकिन अगर बीच से इसमें इसको प्रिक कर दोगे तो अनबैलेंस्ड हो जाएंगी फोर्सेस और इसका शेप क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। सो दिस इज ड्यू टू प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के कारण सरफेस जो है, सरफेस में तनातनी चलती है, सरफेस इज बिहेविंग लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। और सरफेस जो है वो अपना सरफेस एरिया को क्या करने की कोशिश करता है, मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। इसका मतलब ये भी है कि अगर हम लिक्विड के सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहेंगे तो हमको एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विड खुद से नहीं चाहेगा कि उसका सरफेस एरिया बढ़े। लिक्विड खुद से क्या चाहता है कि उसका सरफेस एरिया कम। तो अगर मुझे, है ना, जैसे कि आपने वो खिलौना आता है बेटा जिसको आप फूंक मारते हो तो उसमें से बबल बनता है, देखिए उसको। यस सर। तो आप ड्रॉप से बबल बना रहे हो, बबल बना रहे हो तो उसका सरफेस एरिया आप बढ़ा रहे हो, तो आपको फूंक मारना पड़ रहा है, क्योंकि है ना, आपको बाहर से क्या देना पड़ रहा है, एनर्जी देना पड़ रहा है, खुद से वो बबल नहीं बनेगा। तो अगर आपको सरफेस एरिया बढ़ाना है तो आपको वर्क करना पड़ेगा, या बाहर से क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो कभी भी इस केस में, लिक्विड के केस में, अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एनर्जी आपको देना पड़ेगा, और सरफेस एरिया अगर कम हो रहा है तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, क्योंकि लिक्विड खुद से अपना सरफेस एरिया कम करके एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाते हैं। आ रहा है यहाँ पर समझ में आप लोगों को ये पॉइंट्स। A small liquid drop has spherical shape. As due to surface tension, the liquid surface tries to have minimum surface area, and for given volume, the sphere has minimum surface area. सरफेस टेंशन के ही कारण जो लिक्विड ड्रॉप्स है उनका शेप क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए जो मिनिमम सरफेस एरिया है वो किसका होता है, किसका होता है, स्फीयर का होता है ना। बाकी जो भी शेप ले लोगे उसका सरफेस एरिया स्फीयर के सरफेस एरिया से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो क्योंकि सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है ना, सरफेस अपने एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहा है, तो वो मिनिमम, है ना, ऐसा शेप लेगा जिसका सरफेस एरिया मिनिमम हो। तो वो शेप कौन सा है, स्फेरिकल। तो इट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। लिख लेंगे यहाँ तक, है ना। टेंशन क्या है बेटा, टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, है ना। लेंथ को कैपिटल एल से डिनोट कर लो। टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। देयरफॉर फोर्स एक्टिंग विल बी इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अगर हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ पता है तो कितनी भी लेंथ में लगने वाली फोर्स निकाल सकते हैं, कितनी भी लेंथ में लगने वाली फोर्स को हम निकाल सकते हैं। तो टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। टेंशन इज नॉट अ फोर्स, यहाँ पर सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन पूरा बोलोगे, टेंशन नहीं बोलना है सिर्फ, क्या बोलोगे, पूरा सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज नॉट अ फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखिए। सरफेस टेंशन इज नॉट अ फोर्स, इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना। जैसे अगर मैं आपको, अगर यहाँ पर आप एक ऐसा ऐसा सर्कुलर अगर धागा है ना, इसमें फोर्स है ना, इसका रेडियस है स्मॉल आर, है ना, फोर्स एफ लग रही है, एफ लग रही है, एफ लग रही है, ठीक है। तो बता सकते हैं आप लोग इसमें कितनी फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं, अगर इसका सरफेस टेंशन टी है तो, लिक्विड का सरफेस टेंशन टी है तो इसमें कितनी फोर्स लग रही होगी, फोर्स into 2 pi r, sorry, गुड। tension into क्या ध्यान रखना है, मेन अभी ध्यान रखना है, टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ।
तो टेंशन की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर, है ना? ऐसा यूनिट जो हो जाएगी कहाँ हो गया हाँ सर, यहाँ टेंशन कहाँ हो गया? आप अभी जो लिख रहे थे 2πr/L। अच्छा गड़बड़ लिख दिया होगा, F इक्वल टू टी इंटू एल, एल की जगह 2πr, ऐसा होगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे टेंशन डिपेंड्स ऑन, लिखेंगे टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होगा, ठीक। ऐसा लिखो बेटा पूरा, सरफेस टेंशन, मैं बोल रहा हूँ पूरा लिखो और मैं खुद ही नहीं लिख रहा हूँ। तो सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। नेक्स्ट लिखेंगे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ scalar quantity, it is a scalar quantity with dimensional formula m1 t minus 2, लिख लेंगे it is a scalar quantity with dimensional formula m1 t minus 2। इसकी ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर, है ना, ऐसा यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, एंड CGS यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर, लिख लेंगे इसको। पहला है फैक्टर्स अफेक्टिंग सरफेस टेंशन में टेम्परेचर, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। है ना, तो सेकंड फैक्टर में एडिशन ऑफ इम्प्यूरिटीज, अगर हाईली सॉल्युबल सब्सटेंस मिलाओगे, सोडियम NaCl मिलाओगे वाटर पे, तो उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा। स्पेरिंगली सॉल्युबल सब्सटेंस जैसे फिनॉल या सोप मिलाओगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट कर सकते हैं ऊपर में इसके नाली वाली के सरफेस में, है ना, क्योंकि उनके जो पैर होगा, है ना, जो इनके ये मॉस्किटो का लेग हो गया, है ना, ये ऐसा डिप्रेस करेगा वाटर सरफेस को। डिप्रेस करने से क्या होगा, टेंशन के कारण यहाँ फोर्स मिलेगी, फोर्स का कंपोनेंट जो है मॉस्किटो के वेट को क्या करेगा, बैलेंस करेगा, है ना। लेकिन कई बार जो है नालियों में केरोसिन ऑयल का छिड़काव करते हैं, स्प्रिंकल करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि इम्प्योरिटी मिलाने से फिर उसका सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा तो उतनी फोर्स नहीं मिल पाएगी जो इसके वेट को बैलेंस कर पाए। तो जो लार्वा होते हैं इनके जो लार्वा होंगे मॉस्किटो के, वो डूब जाएंगे, वो पानी में ऐसे तैर नहीं पाएंगे और फिर डूब जाएंगे, तो फिर सफोकेशन से वो, है ना। Mosquitoes or other insects can float on water due to surface tension. If some kerosene oil is sprinkled on water due to contamination of surface, surface tension decreases and the mosquitoes or insect sinks. नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, थर्ड है ना बेटा, फोर्थ लिखा हूं मैं, थर्ड है डिटर्जेंट एंड सरफेस टेंशन, है ना। हमको पानी में डिटर्जेंट क्यों मिलाना पड़ता है, क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन हाई होने के कारण वाटर जो है स्टेन के साथ, स्टेन को वेट नहीं कर पाता है, ठीक है, उसके साथ जुड़ नहीं पाता है, उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है, वाटर उसको अपने साथ ले जा नहीं पाता है अकेले। दैट इज व्हाई वाटर अलोन कैन नॉट रिमूव डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। वाटर ऑयल स्टेन को वेट नहीं कर पा रहा है, मतलब वाटर ऑयल के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, जुड़ेगा, बॉन्ड बनाएगा, एडहेसिव फोर्स बनेगी, तभी उसको लेके जा पाएगा, ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन। नेक्स्ट लिखेंगे द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट कैन गेट अटैच्ड विथ वाटर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिटर्जेंट can get attached with water and dirt molecules can get attached with water and dirt molecules
and they can take away the dirt, and they can take away the dirt with them due to low surface tension, तो बस इसमें हमको यही पॉइंट ध्यान रखना है कि वाटर का सरफेस टेंशन हाई होगा, जिसके कारण वो अकेला जो है डर्ट को रिमूव नहीं कर सकेगा। इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे, डिटर्जेंट मिलाएंगे, मतलब सोप मिलाएंगे, तो वाटर का सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा, जिसके कारण फिर जो है आप डर्ट को निकाल सकते हैं क्लॉथ से। ये पॉइंट को बस ध्यान रखना है इसमें, है ना। इफ द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इज इंक्रीज्ड, वर्क हैज टू बी डन। अब ये जो वर्क डन होता है ये स्टोर्ड हो जाता है सरफेस में एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन is stored in the surface of liquid, in the surface of liquid, this work done is stored in the surface of liquid as its potential energy, ये जो वर्क डन होता है भाई, वर्क करोगे तो वर्क कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हो, मतलब आप क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, तो एनर्जी ऐसा वेस्ट तो होती नहीं। तो ये जो एक्सटर्नल वर्क कर रहे हो ये किस फॉर्म में स्टोर हो रही है, सरफेस पे, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे बबल आप फुलाते हो तो सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, है ना। बबल को आप प्रिक कर दोगे तो बबल जो है, बबल छोटे छोटे ड्रॉप्स में कन्वर्ट होके स्प्रिंकल हो जाएगा, मतलब फेंका जाएगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो फेंका जाएंगे, क्या हो जाएगी, फेंका रहे मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है वो, जो स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, है ना। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। The potential energy per unit area of surface is called surface energy. तो surface energy क्या है बेटा, potential energy नहीं है, it is potential energy per unit surface। लिखेंगे the potential energy, this potential energy per unit area of surface, this potential energy per unit area of surface is called the surface energy, तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट सरफेस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, या फिर जितना वर्क करे उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही, तो वर्क डन दैट इज W पर यूनिट इंक्रीज्ड एरिया, del A, है ना। वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज्ड एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी। कितना वर्क किया और कितना एरिया इंक्रीज होगा, वर्क डन पर यूनिट इंक्रीज्ड एरिया इज नोन एज, लेकिन एरिया कौन सा, सरफेस एरिया, है ना। पर यूनिट इंक्रीज सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस एनर्जी। और ये किसके बराबर होता है बेटा, टेंशन के। ये किसके बराबर होता है, टेंशन के। लिखेंगे इसको, इट इज इक्वल टू टेंशन। तो सरफेस एनर्जी की वैल्यू न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है, सरफेस टेंशन के। तो लिखेंगे सो वैल्यू ऑफ सरफेस एनर्जी ऑफ लिक्विड, surface energy of liquid is numerically equal to the value of surface tension, is numerically equal to the value of surface tension, तो कहने का मतलब ये है सरफेस एनर्जी की वैल्यू
न्यूमेरिकली किसके बराबर होती है? सरफेस टेंशन के। न्यूमेरिकली किसके बराबर होगी? सरफेस टेंशन के। लिख लेंगे इसको, है ना, क्योंकि देखो टेंशन हो जाता है बेटा फोर्स बाय लेंथ, ये हो जाता है। अब इनटू लेंथ करो तो डिवाइडेड बाय लेंथ करना पड़ेगा। फोर्स इनटू लेंथ क्या हो जाता है? वर्क। हम डायमेंशनली मतलब लॉजिकली इसको निकाल रहे हैं, तो फोर्स इनटू लेंथ वर्क, लेंथ इनटू लेंथ एल स्क्वायर मतलब एरिया। तो वर्क डन पर यूनिट एरिया इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? ऐसा लिखेंगे, है ना, since work done per unit increase in area is surface tension, therefore work done is equal to tension into increase in surface area। important formula नोट कर लेंगे इसको, लिखेंगे अब इसमें वर्क डन in forming a drop or bubble, forming a drop or bubble, work done in forming a drop or bubble in a liquid will be, work done in forming a drop or bubble in a liquid will be। चलिए अब देखते हैं बेटा, अगर सिर्फ ड्रॉप बोला मतलब ड्रॉप के अंदर में तो पूरा लिक्विड भरा होता है, बाहर में फ्री सरफेस है। तो अगर ड्रॉप बोला तो फ्री सरफेस कितना होगा? फ्री सरफेस एरिया कितना होगा? 1, है ना, ये बाहर का, ये फ्री सरफेस एरिया। अगर ड्रॉप बोला तो 1 फ्री सरफेस। और बबल इन लिक्विड बोला, बबल इन लिक्विड मतलब बबल बन रहा है लेकिन लिक्विड के अंदर, तो ये बबल है, बबल का अंदर वाला सरफेस फ्री होगा। हॉलो स्फीयर के जैसे हो गया बबल। और बाहर का बाहर में कौन है? लिक्विड। तो बबल इन लिक्विड बोल रहा है तो बाहर का सरफेस फ्री नहीं है क्योंकि बाहर में लिक्विड है, अंदर का सरफेस फ्री है, मतलब फ्री सरफेस कितना बोल रहा है? 1। तो यहाँ पर बबल इन लिक्विड बोल रहा है, तो फ्री सरफेस कितना? 1 फ्री सरफेस। बबल इन लिक्विड बोला तो भी कितना फ्री सरफेस बेटा? 1। लेकिन अगर बबल इन एयर बोलेगा, अभी हम उसको लिखेंगे नहीं, बबल इन एयर बोलेगा तो ये बबल है, अंदर भी खाली और एयर है, मतलब बाहर भी लिक्विड नहीं है, तो 2 फ्री सरफेस हो जाएंगे। बबल इन एयर या सिर्फ बबल बोल दिए, अगर सिर्फ बबल बोल दिए तो आपको क्या मानना है? बबल इन एयर। तो इसमें फ्री सरफेस कितने बढ़ रहे हैं? एक अंदर और दूसरा बाहर। तो फ्री सरफेस एरिया कितना हो रहा है? अंदर का एरिया और बाहर का एरिया, मतलब 2 टाइम्स एरिया कितना बढ़ रहा है ना। अगर एक सरफेस का एरिया डेले बढ़ रहा है तो टोटल कितना एरिया बढ़ेगा? 2 डेले, क्योंकि अंदर भी फ्री सरफेस है और बाहर भी फ्री सरफेस है। तो इस केस में सरफेस एरिया कितने टाइम्स बढ़ रहा है? 2 टाइम्स बढ़ रहा है। और यहाँ कितने फ्री सरफेस है? 1। तो पहला हमने लिखा वर्क डन इन फॉर्मिंग अ ड्रॉप और बबल इन अ लिक्विड, वर्क डन इन फॉर्मिंग अ ड्रॉप और बबल इन अ लिक्विड। ये जो बबल इन अ लिक्विड है इसके लिए बोला गया है। तो बबल इन अ लिक्विड का भी फ्री सरफेस कितना? 1। अब इनिशियली आप मानेंगे कि कोई एरिया नहीं है, इनिशियली बबल तो बना नहीं है, तो फ्री सरफेस, इनिशियल फ्री सरफेस एरिया क्या मानेंगे? 0। इनिशियल फ्री सरफेस एरिया क्या हो रहा है? 0, क्योंकि आप बबल बना रहे, कुछ नहीं था उससे बबल बन रहा है। कुछ नहीं था मतलब भाई है, था तो कुछ ना कुछ सोप सॉल्यूशन रहा होगा, लेकिन उसका फ्री सरफेस हम 0 मानेंगे। कुछ नहीं है उससे बबल बन रहा है, मतलब अगर कुछ नहीं है उससे बबल बन रहा है, मतलब इनिशियल सरफेस एरिया क्या लेंगे? 0। अब बबल बना, मान लो बबल का रेडियस है स्मॉल r, बबल का रेडियस कितना है? स्मॉल r। तो फाइनल एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो इनिशियल एरिया 0। अगर आपको ऐसा बोलेगा कि स्मॉलर बबल को फूक के लार्जर बबल में कन्वर्ट की, तब इनिशियल एरिया 0 नहीं बना लेना है, तब इनिशियल एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर और इसका रेडियस हम मान लो कैपिटल R। तो इनिशियल एरिया क्या लोगे? इनिशियल सरफेस एरिया 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर से किस में कन्वर्ट हो रहा है? 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। अगर छोटे बबल को फूक के बड़ा बबल बना रहे, लेकिन अगर बबल बना रहे ऐसा बोल रहे
अगर हम क्या बना रहे हैं, बबल, फॉर्मिंग अ बबल, अगर बना रहे हैं तो बना रहे बोल रहा है तो इनिशियल एरिया क्या होगा, 0। मतलब पहले अगर बबल नहीं था और फिर बबल बन रहा है तो इनिशियल एरिया क्या लेंगे, 0। फाइनल एरिया क्या हो जाएगा, जो भी रेडियस, जो बबल का जो रेडियस होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा, टी डेल ए, टी इंटू डेल ए, डेल ए फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0। तो यहाँ से वर्क डन कितना हो जाएगा, टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड इन फॉर्मिंग अ ड्रॉप और बबल इन अ लिक्विड। आ रहा है ये समझ में? यस सर। नेक्स्ट है वर्क डन इन फॉर्मिंग अ बबल इन एयर। मतलब एयर में बबल बना रहा है, एयर में बबल बनाना है, या सिंपली बोलेगा बबल बनाना है। तो बबल बनाना है तो बबल को हम ये वाला मानेंगे। सिंपली अगर बबल बोलेगा मतलब बबल कहाँ है, एयर में। और उस केस में फ्री सरफेस कितने हो जाएंगे, 2। ये अंदर का भी फ्री सरफेस और ये बाहर का भी फ्री सरफेस। तो 2 फ्री सरफेस बनने के कारण जो वर्क डन हो जाता है बेटा, हो जाता है टी इंटू 2 डेल ए, क्योंकि एरिया दोनों साइड बढ़ रहा है तो वर्क डन हो जाता है टी इंटू 2 डेल ए, है ना। अब फिर से क्योंकि बबल बन रहा है तो इनिशियल एरिया क्या लेंगे, 0 लेंगे। फाइनल एरिया क्या लेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस मान लो स्मॉल आर है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, टी इंटू 2 डेल ए, फाइनल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया करने की जरूरत नहीं है, 0 है, ये आ जाएगा वर्क डन। मतलब बबल इन एयर बनाने में एनर्जी जो लगेगी वो डबल लगेगी एज कंपेयर टू फॉर्म अ बबल इन लिक्विड और अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ सेम रेडियस। क्लियर हो रहा है यहां तक? अब एक्सेस प्रेशर देखोगे बेटा, क्या होता है कि जो जो बबल है ना, बबल में कंटिन्यूअसली, है ना, बबल का जो सरफेस है वो अपने आप को कंटिन्यूअसली, क्योंकि टेंस्ड स्टेट में वो अपने आप को कंटिन्यूअसली मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है ना। तो बबल क्या चाह रहा है कि मिनिमाइज हो, बबल का सरफेस क्या चाह रहा है, मिनिमाइज हो, मतलब, है ना। अच्छा, बबल के बाहर का प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर वो एयर में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक। तो लेकिन बबल के अंदर का जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये अंदर का जो पोर्शन है ये एक और प्रेशर झेल रहा है। कौन सा प्रेशर? सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर है, सरफेस टेंशन के कारण ये लिक्विड का सरफेस दबा रहा है, अंदर के पोर्शन को दबा रहा है। तो चाह रहा है कि सरफेस कम से कम होते जाए, कम से कम होते जाए। लेकिन अगर ये इस कंडीशन में स्टेबल है, मतलब अंदर का जो प्रेशर है ये 2 प्रेशर को काउंटर कर रहा है। एक तो प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन एंड दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अंदर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या बोलो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा है। अंदर का जो प्रेशर है, बबल के अंदर का प्रेशर है, वो आउटसाइड प्रेशर से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये 2 प्रेशर को बैलेंस कर रहा है। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर ये एयर में है तो, अगर ये लिक्विड में है तो फिर वो लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो होगा। तो अगर ये एटमॉस्फेयर में है तो ये अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड द बबल इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड द बबल, क्योंकि ये 2 प्रेशर से काउंटर कर रहे हैं। एक तो जो सरफेस टेंशन के कारण प्रेशर क्रिएट हो रहा है, दबाव बन रहा है, सरफेस टेंशन वो उस प्रॉपर्टी के कारण कि लिक्विड की प्रॉपर्टी, सरफेस की प्रॉपर्टी के कारण सरफेस कम से कम होना चाह रहा है, कोलैप्स होना चाह रहा है, जितना ज्यादा हो सके लिक्विड अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। अगर अंदर का प्रेशर नहीं होगा तो पिचका देगा पूरा अंदर, मतलब ये स्फेरिकल शेप मैनेज ही नहीं, मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो अंदर का जो प्रेशर है वो 2 प्रेशर को मैनेज कर रहा है। एक प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस आउटसाइड प्रेशर, प्रेशर ड्यू टू एटमॉस्फेयर, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है। तो ऑब्वियसली जो अंदर का प्रेशर है वो बाहर के एटमॉस्फेयर के जो प्रेशर, या एटमॉस्फेयर तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर एयर में रहेगा तब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लिक्विड में होगा तो फिर ये आउटसाइड प्रेशर बोलेंगे। तो ओवरऑल जो अंदर का प्रेशर है बेटा वो बाहर के प्रेशर से ज्यादा होता है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है पी आई माइनस पी नॉट, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस प्रेशर। ये जो प्रेशर डिफरेंस है, अंदर के प्रेशर, बबल के अंदर और बाहर के प्रेशर के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, एक्सेस प्रेशर। ड्यू टू सरफेस टेंशन द प्रेशर इनसाइड a bubble or drop is greater than outside. The difference in pressure between two sides of liquid surface is called excess pressure.
अब फर्स्ट लिखेंगे बेटा एक्सेस प्रेशर, excess pressure in case of liquid drop, in case of liquid drop, excess pressure in case of liquid drop or bubble inside a liquid, or bubble inside a liquid, or bubble inside a liquid, है ना। लिक्विड ड्रॉप या बबल इनसाइड अ लिक्विड के केस में जो एक्सेस प्रेशर होता है पी आई माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 2T/R। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। क्या आ जाएगा? एक्सेस प्रेशर 2T/R, here T is the surface tension of bubble and R is the radius of bubble। लिख लेंगे। तो जब वन फ्री सरफेस है कितना हो जाएगा? डबल। तो लिख लेंगे एक्सेस प्रेशर इन केस ऑफ बबल इन एयर जिसमें दो फ्री सरफेस, ये आ जाता है 4T/R। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो एक्सेस प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, है ना। रेडियस जितना, अगर दो अलग अलग लिक्विड्स लें हम, है ना, या सॉरी दो अलग अलग साइज के बबल लें, बबल इन एयर ले लेते हैं, चलो दो, एक स्मॉलर और एक लार्जर। ये दोनों बबल इन एयर है, तो किसके अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा? किसके अंदर का ज्यादा होगा बताइए जल्दी। अगर दोनों बबल्स सेम नेचर के हों, दोनों सोप के बबल्स हो मान लो, तो दोनों का सरफेस टेंशन सेम हो गया, ठीक। एक का रेडियस है स्मॉल है, एक का लार्ज है, तो एक्सेस प्रेशर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब जिसका रेडियस कम उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा, मतलब जो स्मॉलर बबल है उसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा। और एक्सेस प्रेशर किसका डिफरेंस है? पी आई माइनस पी नॉट का। अब पी नॉट तो दोनों केस में, मतलब पी आई और ये पी आउटसाइड, ये पी आई और ये पी आउटसाइड। अब पी आउटसाइड तो दोनों के केस में सेम है, क्योंकि बाहर में तो एटमॉस्फेयर है, अगर एयर में है तो पी आउटसाइड दोनों के केस में सेम है। लेकिन अगर इसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा है, मतलब इसका पी इनसाइड ज्यादा, क्योंकि पी आउटसाइड तो दोनों का क्या है? सेम। तो अगर इसका एक्सेस प्रेशर ज्यादा है, ए का एक्सेस प्रेशर अगर ज्यादा है, किससे कंपेयर में? बी के एक्सेस प्रेशर के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली ए का इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, तो ए के अंदर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू इनसाइड प्रेशर ऑफ बी। पी प्रेशर इनसाइड ए इज ग्रेटर देन प्रेशर इनसाइड बी, ठीक है। तो स्मॉलर बबल और लार्जर बबल के केस में स्मॉलर बबल के अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, स्मॉलर बबल के अंदर का प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर इन दोनों बबल को कनेक्ट कर दें, अगर हम दोनों बबल या बैलून ले लें, एक स्मॉलर रेडियस का एक लार्जर रेडियस का, दोनों को अगर हम किसी तरह से कनेक्ट कर दें, तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी? है ना, कहां से कहां जाती है एयर? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। एयर कहां से कहां मूव करेगी? फ्रॉम रीजन ऑफ हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ठीक। तो हायर प्रेशर से लोअर, तो हायर प्रेशर कहाँ है? ए के अंदर, लोअर प्रेशर कहाँ है? बी के अंदर। तो ये जो लोअर बबल है ये, और मतलब स्मॉलर बबल है ये और छोटा होते जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और ये लार्जर बबल है ये और बड़ा हो जाएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि इसके अंदर का प्रेशर हाई है और इसके अंदर एयर प्रेशर क्या है? लो है। आ रहा है ये समझ में? मतलब है ना, from above equations means from equation of excess pressure, it is clear that first excess pressure is inversely proportional to radius of bubble, that is pressure inside a smaller bubble is greater than pressure inside larger bubble। लिखेंगे this is why when two bubbles of different sizes are put in contact with each other, this is why when two bubbles of different sizes, when two bubbles of different sizes are put in contact with each other, this is why when two bubbles of different sizes are put in contact with each other, comma, the air will rush from smaller to larger bubble, the air
will rush from the air will rush from a smaller to larger bubble, smaller to larger bubble, smaller to larger bubble। नोट कर लेंगे यहाँ पर। ये जो सेम कॉन्सेप्ट है ना, ये इसमें देखो, ये अंदर वाला पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन दिख रहा है हमको? अंदर वाला मतलब ये कॉनकेव साइड है कि कॉन्वेक्स साइड है, बताएंगे? ये अंदर का जो पोर्शन है ये कॉनकेव साइड में आ रहा है कि कॉन्वेक्स? कॉनकेव साइड में, है ना। और ये बल्जिंग, ये लिक्विड इस पोर्शन के लिए बल्ज हो रहा है, तो मतलब ये वाला है ना, तो ये वाला साइड कौन सा है? कॉन्वेक्स साइड। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि कॉनकेव साइड का प्रेशर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा, और कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर क्या होगा? कम होगा। कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा, कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर कम। तो यही कॉन्सेप्ट हमको लगाना है मेनिस्कस के लिए। देखिए, लिखेंगे this result is also true for meniscus of liquids. Meniscus of liquids. This result is also true for meniscus of liquids. अगर ये कैपिलरी है, कैपिलरी मतलब बहुत बहुत छोटे एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया का पाइप समझ लो, कैपिलरी है। अब कैपिलरी के अंदर अगर आप पानी डालोगे, वाटर डालोगे, तो वाटर का जो सरफेस में शेप हो जाता है, ये ऐसा हो जाता है। दिस इज मेनिस्कस। इसी को हम क्या बोलते हैं? मेनिस्कस। इसको हम क्या बोलेंगे? मेनिस्कस। ये कॉनकेव मेनिस्कस है। अब अंदर में पानी है ना। अब अगर मैं इसको कंप्लीट करूं, इस मेनिस्कस को अगर शेप को कंप्लीट करूं, तो ये स्फेरिकल बबल के जैसे बन रहा है। अब ये वाला साइड कौन सा हो गया बेटा? ये वाला कौन सा साइड हो गया? कॉनकेव साइड। और ये वाला साइड कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स साइड, है ना। तो इस पॉइंट को, है ना, इस मेनिस्कस के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ ए, और इसके जस्ट अंदर वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ बी। तो कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा? ए का। ए का, गुड। तो ए का, है ना, कॉनकेव साइड का मैंने प्रेशर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो पॉइंट ए में हम लिखेंगे, है ना। मान लो जो मेनिस्कस का जो रेडियस है ना भाई, रेडियस ऑफ मेनिस्कस मतलब इस मेनिस्कस को मैंने स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट किया, एक इमेजिनरी स्फेरिकल शेप में, और उसका जो रेडियस वो क्या कहलाएगा? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो रेडियस ऑफ मेनिस्कस अगर स्मॉल आर है, तो पीए माइनस पीबी, यहाँ कितना फ्री सरफेस दिख रहा है बेटा? एक ही। कितना फ्री सरफेस दिख रहा है? एक ही, क्योंकि इस सरफेस के बाहर में तो क्या है? वाटर है ना। इस सरफेस के बाहर में वाटर है, तो एक ये अंदर वाला एक ही फ्री सरफेस दिख रहा है। तो पीए माइनस पीबी हो जाता है 2t बाई स्मॉल आर। पीए माइनस पीबी कितना हो जा रहा है? पीए माइनस पीबी कितना हो जा रहा है? 2t बाई स्मॉल आर। मतलब इस सरफेस के जस्ट ऊपर वाला पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा, और इसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट का प्रेशर कम होगा। कितना डिफरेंस होगा प्रेशर में? 2t बाई आर, 2t बाई आर। वैसे ही अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, ये कैसा मेनिस्कस है? कॉनकेव। वैसे ही अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस होगा, तो भी वही रूल हमको फॉलो करना है। कॉन्वेक्स मेनिस्कस है ना। अब बताएंगे कहाँ का प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर का कि बाहर का? अंदर का ज्यादा। अंदर का। ये सर ये वाला जो केस होता है ना, ये वाला केस कब होता है बेटा? जब कैपिलरी बनी हो ग्लास की, और लिक्विड कौन हो? वाटर। लिक्विड कौन हो? वाटर। तो वाटर इन लिक्विड, है ना। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे भी, वाटर इन लिक्विड ऐसा क्यों होता है ये भी हम देखेंगे। वाटर इन लिक्विड, हाँ, इसको हम आगे देखेंगे कि ऐसा शेप क्यों बनता है ना। तो वाटर इन लिक्विड, और ये हो जाता है बेटा मरकरी, लिक्विड मरकरी, सॉरी वाटर इन लिक्विड, गड़बड़ बोल दिया। वाटर इन ग्लास,
वाटर इन ग्लास। जब वाटर है ना, जब ये ट्यूब जो है ये ग्लास का बना हो और इसके अंदर लिक्विड कौन हो, वाटर, तो वाटर इन ग्लास, इस केस में ऐसा होगा। और ये कब होता है, ऐसा शेप कब बनता है, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है ना, ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। इसका ऐसा शेप कब बनेगा, जब लिक्विड कौन हो, मरकरी, किसमें हो, ग्लास में, मरकरी इन ग्लास। इसमें हम आगे भी देखेंगे, तो मरकरी इन ग्लास। अब इसमें ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, है ना। चलो ए और बी को तो वही रखते हैं, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया, है ना, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया और ये इनसाइड पॉइंट हो गया। अब प्रेशर कहाँ का ज्यादा होगा बेटा, इनसाइड का। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि कॉनकेव साइड का प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहाँ से पीबी माइनस पी इज इक्वल टू 2T बाई आर। पीबी माइनस पी इज इक्वल टू 2T बाई आर। आर क्या हो जाएगा, इसको पूरा कंप्लीट स्फीयर में कन्वर्ट करो, इमेजिनरी, और इसका जो रेडियस होगा, जिसको हम रेडियस ऑफ मेनिस्कस बोलते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल आर। तो पीबी माइनस पी, अब इस केस में इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, डिफरेंस कितना होगा, 2T बाई आर। यहाँ पर क्या हो रहा है, आउटसाइड प्रेशर माइनस इनसाइड प्रेशर, डिफरेंस है, डिफरेंस तो वही होगा 2T बाई आर। ये लेकिन कौन सा मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा है, कॉनकेव। ये कब बनेगा, जब ग्लास के अंदर वाटर रहेगा, और ये शेप कब बनेगा, जब ग्लास के अंदर कौन होगा, मरकरी होगा। इसको हम आगे देखेंगे, ये एडहेसिव और